हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा कोचिंग। मैं सचिन गोयल, मैं आपका स्वागत करता हूं आज के सेशन में ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और आज का टॉपिक है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कपल्ड विद एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। क्या है ब्रीच, समझिए। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ए ने बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और अगर ए ने बाद में अपने वर्ड्स के हिसाब से काम नहीं किया, काम करने से मना कर दिया, अपने आप को इनकैपेसिटेट कर दिया, यानी कि गाड़ी बेचनी थी बी को, बेच दी सी को ड्यू डेट से पहले ही, तो हम ये सब कुछ क्या कहेंगे? ही हैज कमिटेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैसेज पहुंचा दिया कि चाहे आपको मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, वादा किया था, पर मैं अपना वादा पूरा नहीं करूंगा। ऑल दिस अमाउंट्स टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑफ कोर्स where there is a right there is a remedy, where there is a wrong there is a remedy। तो रेमेडीज अवेलेबल है। क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है? ठीक है, सेक्शन 39 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को इसके साथ कैसे जोड़ा जाएगा, वो सब कुछ अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस पर क्वेश्चंस आते हैं, इस पर प्रैक्टिकल प्रपोजिशंस भी आती है। ओके, और अब मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। Here comes my screen। ये देखिए। ये देखिए, मैं कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम बनाता हूं। ओके, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम दो पार्ट्स में स्टडी कर सकते हैं। पहले मुझे बताएं, जो स्क्रीन पर लिखा है क्या आप प्रॉपरली पढ़ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही पढ़ने में आपको? अल्फाबेट साइज ओके है? यस सर। चलो, तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ओके, I have a bad throat today। Let's start। I need to annotate। This is breach of contract topic। Okay, there are two types of breach। One is actual breach, and the other one is anticipatory breach। Anticipatory breach, section 39 of Indian Contract Act talks about anticipatory breach। Okay, what is the main difference between actual breach and anticipatory breach? इनके बीच में फर्क क्या है? अगर ऑन ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस एक इंसान ब्रीच करता है, मुकर जाता है अपने वादे से, हम उसे एक्चुअल ब्रीच कहते हैं। ठीक है, यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब दूसरी तरफ आ जाओ, एंटिसिपेटरी ब्रीच। अगर बिफोर द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, अगर बिफोर द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस जिस इंसान ने प्रॉमिस किया हुआ था वो कुछ ऐसा करता है जिससे जिसे हम ब्रीच कह सकेंगे, जैसे कि उसने अपने आप को इनकैपेसिटेट कर दिया, यानी गाड़ी उसने मुझे देनी थी पर मेरी बजाय उसने किसी और को दे दी, या गाड़ी को खुद ही गुस्से में आकर आग लगा दिया। समझ में आया? अब वो गाड़ी कैसे देगा मुझे? क्लियर? तो अपने आप अपनी कैपेसिटी खत्म कर दी। या फिर उसने मुझे एक मैसेज पहुंचा दिया कि ड्यू डेट का इंतजार ना करें क्योंकि मैं गाड़ी आपको नहीं दूंगा। क्लियर? तो ये सब कुछ क्या माना जाएगा कि उसने ड्यू डेट से पहले ही ब्रीच करने का अपना मूड बना लिया, अपनी तैयारी कर लिया है, तो मैं एंटीसिपेट कर सकता हूं कि ब्रीच होगा। ये सेक्शन 39 में लिखा है। ठीक है जी, जब ड्यू डेट से पहले ही मुझे पता चल जाए कि दूसरी पार्टी मेरे साथ गलत करेगी, तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो मैं उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर दूं, यानी कैंसिल कर दूं, यानी खत्म कर दूं, और उस इंसान को मैं कोर्ट ले जाऊं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस उस पर लगाऊं और उससे लूं मैं डैमेजेस। ठीक है जी? या फिर मैं ये भी कर सकता हूं, आई मे कीप द कॉन्ट्रैक्ट अलाइव।
लेकिन अगर मैं कीप द कॉन्ट्रैक्ट अलाइव की ऑप्शन पर चलता हूं तो इससे एक रिस्क भी है मुझे। रिस्क क्या है? बाद में अगर ड्यू डेट से पहले उस इंसान ने किसी तरह से अपनी गाड़ी को ठीक करवा लिया या फिर जिसको सेल किया था उससे रीसेल खुद अपने आप को करा के अगर मुझे गाड़ी दे दी तो मैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस नहीं कर सकता। समझ में आया? उसने मुझे मैसेज भिजवा दिया कि ड्यू डेट पर मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, मगर फिर भी परफॉर्म कर दिया अगर, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। लेकिन जब मैसेज आया था तब मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करवाकर डैमेजेस क्लेम कर सकता था। इट वॉज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? और आगे चलते हैं। और एक और भी रिस्क है, जो बड़ा रिस्क है वो तो मैंने अभी बताया ही नहीं। बड़ा रिस्क क्या है? मान लो ए जो कि पाकिस्तान में रहता है, उसने मेरे साथ यानी सचिन गोयल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो मुझे कुछ भेजेगा, जैसे से वो मुझे पाकिस्तानी पाकिस्तानी पश्मीना शॉल पश्मीना शॉल के 1000 पीस भेजेगा। ठीक है? और उसके लिए मैं उसे प्राइस पे करूंगा। और उसने उससे पहले ही मुझे मैसेज भिजवा दिया कि जो मैंने आपको डिलीवरी 31 दिसंबर को देनी है, ठीक है, ऑफ 1000 पाकिस्तानी पश्मीना शॉल्स, आई हियर बाय से नो, आई विल नॉट गिव यू एनी डिलीवरी। ओके, जो दिल में आए कर लो। मुक्कर गया साफ साफ। अब उसने ये कब किया? उसने ये 31 अक्टूबर को किया। अब मेरे पास लगभग 2 महीने हैं, पूरा नवंबर का महीना और ऑलमोस्ट पूरा दिसंबर का महीना। इन 2 महीनों में मैं क्या कर सकता हूं? उसके ऊपर केस कर सकता हूं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बाय रिसाइंडिंग दी कॉन्ट्रैक्ट। पर मैंने क्या चूज किया कि मैं ऐसा नहीं करूंगा और वेट करूंगा 31 दिसंबर की। क्यों? क्योंकि अभी तो सिर्फ एंटीसिपेटरी ब्रीच हुआ है, ड्यू डेट तो आई नहीं है। ठीक है जी। अब मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब डेट आएगी। ड्यू डेट पर ये बन जाएगा। ये देखिए मैंने लिखा था ऑन ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, यही एंटीसिपेटरी ब्रीच बन जाएगा, एक्चुअल ब्रीच। ठीक है जी। और मैंने इंतजार किया, मैंने इवन की उससे कंफर्म भी किया 31 अक्टूबर, हर 15 दिन के बाद। फिर मैंने 15 नवंबर को कॉल किया कि क्या प्लान है, शॉल दोगे या नहीं दोगे? उसने कहा नहीं दूंगा। फिर मैंने फर्स्ट ऑफ दिसंबर को फिर से कॉल किया और पूछा क्या मूड है, शॉल दोगे या नहीं? उसने फिर कहा नहीं दूंगा। फिर मैंने 15 दिसंबर को फिर से कॉल किया और पूछा क्या तुम शॉल दोगे या नहीं? उसने कहा तो है, 3 बार कह चुका हूं नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा, ब्रीच करूंगा। अब भी मैं 15 दिन और रुक गया। मैं किस चीज का इंतजार कर रहा हूं? 31 दिसंबर का, जो एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस थी। और बुरी किस्मत देखो, क्रिसमस वाले दिन 25 दिसंबर को वार ब्रोक डाउन। इंडिया इंडियन प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड वी आर एट वार विद पाकिस्तान। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी डिक्लेयर कर दिया वी आर एट वार विद इंडिया। तो वार ब्रोक डाउन। जैसे ही वार ब्रोक डाउन, अब परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इलीगल एंड इम्पॉसिबल, बिकॉज बिकॉज परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विद एनिमी एलियंस इज इलीगल। तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स वार के बाद, आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ वार, if you enter into a contract with enemy alien, then the contract is void. But if there is a contract before the starting of war, then the contract is suspended. Now, on 31st December, that Pakistani businessman did not give me the delivery of 1000 Pakistani Pashmina shawls. Okay, still, now I cannot sue him.
I cannot resign the contract and cannot claim damages on the ground of breach of contract because VAR broke down. Now it is impossible for him to perform. तो वार से पहले यानी क्रिसमस डे यानी 25 दिसंबर से पहले तक एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर मैं उसको स्यू कर सकता था। अगर मैंने स्यू कर दिया होता उसके बाद चाहे वार शुरू भी हो जाती फिर भी मैं उससे डैमेजेस ले सकता था, पर अब नहीं ले सकता। तो ये रिस्क इन्वॉल्व होता है किस चीज में, कीपिंग द कॉन्ट्रैक्ट अलाइव में। और आगे चलते हैं अब हम, ठीक है। अब रेमेडीज क्या है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की? 3 रेमेडीज है, देयर आर 3 रेमेडीज। पहला स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड इंजंक्शन, कि मैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत 2 चीजें मांग लूं। पहला स्टे ऑर्डर, कि ये पश्मीना शॉल्स जो कि उसके सॉरी जो कि मैंने पसंद की थी और जो मैंने सेलेक्ट की हुई है, कोर्ट ऑर्डर करे कि वो इनकी डिलीवरी किसी और को ना दे जब तक फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट नहीं आया था। इसे कहते हैं इंजंक्शन, ठीक है जी। और दूसरा मैं मांगूंगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ठीक है। एंड नाउ आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, now it is a right. Now specific performance of a contract is not discretion of the court, rather it's a right. The contract has to be performed. Clear? Ease of doing business index में भारत के रैंक को इंप्रूव करने के लिए अमेंडमेंट करके अवार्डिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट को बना दिया गया राइट। इट इज नो मोर डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। और आगे चलते हैं। मैंने बताया था 3 रेमेडीज अवेलेबल है। दूसरी रेमेडी है रिसिशन एंड डैमेजेस, कि ब्रीच हो जाने पर आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करके यानी कैंसिल करके अब डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। अगला क्वांटम मेरिट, ये क्या है? एज मच एज इज अर्न, कि जिस पार्टी जो पार्टी मुकर गई है, जो गलत कर रही है, उससे आप डैमेजेस क्लेम करो, ठीक है जी। मगर साथ साथ क्वांटम मेरिट लगाओ। वो क्या चीज है कि जितना फायदा आपको हुआ है, ठीक है, आपको रिटर्न करना पड़ेगा, समझ में आया? और जितना फायदा उसको हुआ है उतना उसको भी रिटर्न बैक करना पड़ता है, ठीक है जी। अब देखिए, मान लो उसने 1000 में से 200 पश्मीना शॉल्स मुझे डिलीवर कर दी थी, 800 नहीं, की ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट 1000 का हुआ था, तो क्या उन 200 के लिए मुझे पे करना पड़ेगा? आंसर इज यस, क्योंकि इतना फायदा मैं उससे ले चुका हूं। और आगे चलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, जस्ट वेट, ये देखिए, मैं और आगे बढ़ रहा हूं इस टॉपिक में। ये देखिए, रेमडीज को डेप्थ में पढ़ रहे हैं। ये देखिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड इंजेक्शन, रिसिशन एंड डैमेज और क्वांटम मेरिट, ठीक है। क्वांटम मेरिट वाली वैसे मैं बता दूं, ये पॉइंट यहां नहीं होना चाहिए था। जस्ट वेट, मैं सभी ठीक करता हूं। ये देखिए, इस लाइन को यहां ना ड्रॉ करें, ठीक है। सिर्फ 2 ही पॉइंट्स रखे। आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड इंजेक्शन मांग सकते हैं और रिसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट करके डैमेजेस मांग सकते हैं। जब आप अब रिसिशन ऑफ डैमेजेस में जाएंगे तो वहां पे 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहला रिपोर्टनेस ऑफ डैमेजेस और दूसरा मेजर ऑफ डैमेज। मेजर ऑफ डैमेज से ये पॉइंट निकलता है क्वांटम, समझ में आया? तो क्वांटम ऑफ मेरिट जो है वो रेमेडी नहीं है। तो मैं जहां 3 बोल रहा हूं उसे 2 बोलना चाहूंगा मैं। दे आर 2 रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जिसने ये डायग्राम बनाया था उसने थोड़ी सी गलती कर रखी थी, इसकी वजह से तो यार दुष्यंत को ही बनेगा। दे आर 2 रेमेडीज, वन इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग के इंजेक्शन मांग सकते हो और दूसरा रिसिशन ऑफ डैमेज, रिसिशन एंड डैमेज।
अब जब आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करके डैमेजेस मांगते हो तो उसे दो प्रॉब्लम, पहला रिमोटनेस ऑफ डैमेज और दूसरा मेजर ऑफ डैमेज। अब व्हाट इज रिमोटनेस ऑफ डैमेज? रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस क्या है कि दो प्रकार के डैमेजेस होते हैं, जनरल डैमेजेस और स्पेशल डैमेजेस। जनरल डैमेजेस होते हैं जो डायरेक्ट डैमेजेस होते हैं, यानी डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ए मुकर गया, ए ने किया है ब्रीच। इस ब्रीच की वजह से डायरेक्टली, इस ब्रीच की वजह से जो लॉस हुआ है बी का, तो उस लॉस की भरपाई ए को करनी पड़ेगी। इसे हम कहते हैं डायरेक्ट डैमेज। समझ में आया? अब आते हैं स्पेशल डैमेजेस, कि जैसे ए ने मान लो कुछ जीन्स, ठीक है, जीन्स, ए होलसेलर था, उसने कुछ जीन्स जो है वो सप्लाई करनी थी बी की शॉप पर, और बी ने उसको सेल कर कर अर्न करना था। ठीक है जी, ओके। और दिवाली का सीजन था, दिवाली का सीजन था और काफी माल सेल हो सकता था, सेल लगानी थी, बिग प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट जो है वो अर्न करना था, और बड़ी जरूरत थी उस बड़े प्रॉफिट की, उस सेल की बी को। क्यों जरूरत थी? क्योंकि इसने अपनी बहन की शादी, अपनी सिस्टर की मैरिज करनी थी, उसके लिए पैसों की जरूरत थी। तो 50,000 जीन्स का इतना बड़ा ऑर्डर बी ने ए को दिया, और इसने सोचा मार्केट में सबसे सस्ते रेट पर जीन्स बेचकर इतना पैसा बना लूंगा कि मेरी बहन की शादी इस दिवाली सीजन में जीन्स बेचकर ही आ जाएगी। बड़ा सोचा। और डिलीवरी जो होनी थी वो कब होनी थी? 10 नवंबर को। दिवाली कब की थी? 14 नवंबर की। ठीक है, 9 नवंबर को, 9th ऑफ नवंबर को बी ने ए से पूछा, हाँ जी कल आपको डिलीवरी देनी है, माल तैयार है? उसने कहा बिल्कुल तैयार है। टाइम पर पहुंच जाएगा? हाँ जी पहुंच जाएगा। और 10 तारीख को सुबह जब बी ने दोबारा फोन किया, कितने बजे पहुंचेगा? कहता थोड़ा लेट हो जाएगा, आज नहीं कल आएगा। उसके लिए अभी 3-4 दिन है। तो 11 नवंबर आ गई। फिर 11 को उसने फिर से कॉल किया, उसने कहा नहीं मैं आज नहीं कल दूंगा, 12 नवंबर को डिलीवरी दूंगा। उसको लगा 12, 13, 14, 3 दिन की सेल ही तो मुझे लगानी थी। अब जब 12 को जब फिर से फोन किया तो वो कहता सॉरी मैं आपको माल दे ही नहीं सकता। अब उसने सेल की पूरी तैयारी कर रखी थी, 12, 13, 14, 3 ही दिन का फेस्टिवल ऑफ था। ठीक है, अब इतने शॉर्ट नोटिस पर उसको कोई भी और जीन्स बनाकर मैन्युफैक्चर करके नहीं देगा, जिससे इसका सेल का पूरा आइडिया ड्रॉप हो गया। तो जितना इसने कमाना था ये नहीं कमा पाया, वो हो गया डायरेक्ट डैमेज। इसको जो महंगा माल खरीदना पड़ा, तो जितना डिफरेंस है वो हो गया जनरल डैमेज। डायरेक्ट डैमेज वो कोर्ट दे देगी। पर जो इसकी सिस्टर की मैरिज होनी थी, जिसके लिए उसको पैसों की जरूरत थी, और इस उसकी वजह से पैसा इकट्ठा नहीं हो पाया, और ये शादी ही कैंसिल करनी पड़ी, ये फंक्शन कैंसिल हो गया। समझ में आया? ये है स्पेशल डैमेज। इसके बारे में ए को, जिसने ब्रीच किया है, पता ही नहीं था, तो ये इनडायरेक्ट डैमेज है। क्या वो इसका हर्जाना भी ले सकता है? नहीं। ये तब मिलता है जब बी ने ऑर्डर देते समय ए के नॉलेज में ला दिया था कि जो मैंने आपको ऑर्डर दिया अगर वो पूरा नहीं होगा तो सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं होगा बल्कि मेरी बहन की शादी टूट जाएगी। अगर तो ये भी अवार्ड हो जाएगा। These special damages are awarded where contemplated, यानी where known, अगर एक ही नॉलेज में है कि ये जीन्स का 50,000 जीन्स का ऑर्डर अगर मैंने नहीं दिया तो फेस्टिवल सीजन में सेल लगा के पैसे कमाने से जो पैसे का नुकसान होगा तो होगा, साथ ही साथ बी की बहन की शादी पर भी इफेक्ट पड़ेगा, शादी कैंसिल हो सकती है। समझ में आया? तो अगर ए को ये पता था उसके बावजूद भी उसने ब्रीच किया है तो उसको मैरिज कैंसिलेशन के डैमेजेस भी पे करने पड़ेंगे। समझ में आया? डायरेक्ट डैमेजेस आर अवॉर्डेड,
Indirect damages, special damages are not awarded but awarded if brought into contemplation, अगर उसकी नॉलेज में लाए गए थे। मगर जो ये अगली चीज है वो है मेजर ऑफ डैमेजेस। मेजर ऑफ डैमेजेस में इन प्रिंसिपल्स का को ध्यान में रखा जाएगा। पहला तो क्वांटम मेरिट, कि बी के साथ गलत हुआ, बी के साथ इस जीन्स वाले एग्जांपल में गलत हुआ, मगर बी को मान लो 100 जीन्स की डिलीवरी पहले, 1000 जीन्स की डिलीवरी पहले मिल गई थी, समझे, 49,000 की अभी पेंडिंग थी, तो उसने 49,000 की नहीं दी, 1000 की तो दे दी थी। तो ये 1000 जीन्स की पेमेंट तो बी को ए को करनी पड़ेगी एज मच एज इज अर्न्ड। दूसरा, डैमेजेस डैमेजेस आर कॉम्पनसेटरी नॉट पीनल। जो डैमेज अवार्ड किया जाएगा वो टू मेक गुड दी लॉस किया जाएगा, जितना नुकसान हुआ है बी को, ठीक है, उसके लिए दिया जाएगा। अगर इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट में लिख भी रखा था कि जो पार्टी ब्रीच करेगी, मुकर जाएगी, वो दूसरी पार्टी को 100 करोड़ रुपए देगी, तो क्या सच में 100 करोड़ देना होगा? नहीं। अगर जो कॉम्पनसेशन वर्ड चाहे लिखा हुआ है, अगर वो ट्रू एस्टिमेशन या अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन ऑफ द एक्चुअल लॉस है, तभी वो अवार्ड होता है। इफ द कॉम्पनसेशन, if the liquidated damages written in the contract appear to be a penalty, then they are not awarded. ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ 5 लाख रुपए की कार को बेचने का, ए अपनी कार 5 लाख की कार देगा बी को और बी देगा 5 लाख रुपए, क्लियर। लेकिन उन्होंने ये भी पहले लिख लिया था दोनों में से जो पार्टी ब्रीच करेगी वो दूसरी पार्टी को 1 करोड़ रुपए देगी, समझ में आया। और ए मुकर गया, एन मौके पर कहता मैं अपनी कार नहीं दूंगा, क्या 1 करोड़ रुपए उसे देना होगा? नहीं। ये ऑन द फेस ऑफ इट दिखाई दे रहा है कि ये 1 करोड़ जो है मेकिंग गुड दी लॉस सफर्ड बाय बी नहीं है, ये पेनल्टी है, पनिशमेंट है, ये सिविल लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये आईपीसी की तरह कोई पीनल लॉ नहीं है, आईपीसी की तरह कोई क्रिमिनल सब्सटेंटिव लॉ नहीं है। इस कारण से 1 करोड़ रुपया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नहीं दिया जा सकता। ये लिक्विड डैमेज के क्लॉज में चाहे आपने लिख दिया, मगर फिर भी इसको लिक्विड डैमेज ना मानकर कोर्ट इसको पेनल्टी मान के चलेगी, इसलिए नॉट अवार्ड। दूसरा, डैमेजेस फॉर मेंटल पेन एंड सफरिंग। जो दिमागी तौर पर परेशानी हुई दूसरे इंसान को, जो सफरिंग हुई, जनरली वो नहीं मिलती है, उसके लिए कोई डैमेजेस नहीं मिलते, पर अगर मिलते तो नॉमिनल डैमेजेस मिलते हैं, ओनली नॉमिनल डैमेजेस। दूसरा, नो एग्जेम्पलरी और विंडिक्टिव डैमेजेस। विंडिक्टिव, VINDIC, ए नहीं आएगा, TIV। विंडिक्टिव क्या होता है? जो गलत करे उसे गलत करना चाहिए। और एग्जेम्पलरी, इतनी बड़ी पेनल्टी पे करने को कहो, ठीक है, इतनी बड़ी सजा दो कि इसके बाद कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने से डरे। क्या ये सोचकर डैमेजेस अवार्ड किए जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये सिविल केस है, ये क्रिमिनल नहीं है। सो एग्जाम्पल सेट करने के लिए कभी भी डैमेजेस अवार्ड नहीं किए जाते। गलत के साथ गलत, हाथ के बदले हाथ, नाक के बदले नाक, आंख के बदले आंख, ये विंडिक्टिव सोच के साथ डैमेजेस अवार्ड नहीं किए जा सकते। डैमेजेस सिर्फ कैसे अवार्ड होंगे? जो एक्चुअल लॉस दूसरी पार्टी का हुआ है उसको पूरा करना है। देन ड्यूटी टू मिटिगेट, ये टू आना चाहिए, TO। एक आदमी ने अपने गोदाम में माल भर दिया और फायर इंश्योरेंस ले लिया, इंश्योरेंस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और गोदाम को आग लग गई। ऐसे में उस आदमी ने सोचा कि मेरा क्या जाता है, मुझे तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिल ही जाएंगे। उसने फायर ब्रिगेड को फोन ही नहीं किया। पास में पानी की पाइप, पानी की अवेलेबिलिटी थी, मगर उसने पानी का छिड़काव ही नहीं किया। उसने आवाज ही नहीं लगाई किसी को, बचाओ बचाओ आग लग गई, हेल्प। उसने कोई स्टेप्स नहीं लिए कि अपने लॉस को कम करने के लिए,
क्योंकि उसको पता था उसको एक्चुअल लॉस तो कुछ होना ही नहीं है, जितना माल जलेगा उतना इंश्योरेंस कंपनी विल मेक गुड द लॉस, क्योंकि उसकी ड्यूटी बनती थी टू मिटिगेट द लॉस, ड्यूटी टू मिटिगेट, MITIGAT, और उसे वो ड्यूटी फुलफिल नहीं की, इस कारण से उसे कोई हर्जाना नहीं मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट, लिक्विडेटेड डैमेजेस, ये पॉइंट अभी समझा चुका हूं। लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं? दोनों पार्टी ने पहले डिसाइड कर लिया मुकरने वाले को क्या हर्जाना देना होगा। अगर वो सच में लिक्विड डैमेजेस, अगर वो एक्चुअल में एस्टिमेशन ऑफ द लॉस है तो अवार्ड होगा, बट इफ इट अपियर्स टू बी पेनल्टी, देन दैट इज नॉट अवार्डेड। ठीक है, मैं अपने अगले सेशन में यही वाला चैप्टर दोबारा करवाऊंगा आपको, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक दोबारा कराऊंगा आपको फ्रॉम नोट्स एंड केस लॉस। क्लियर? आज मैंने डायग्राम के द्वारा पूरे चैप्टर को आपको समझा दिया है। विद दिस आई एंड दिस सेशन। अगर कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, पूछिए। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी।